I'm really thankful to CCRT for inviting me here and making this session such a wonderful session. ड्रम्स की बात करेंगे, अवनद्ध वाद्यों की श्रेणी जो हमारे संगीत में कही जाती है। कवर्ड इंस्ट्रूमेंट भी अंग्रेजी में कहते हैं, चर्म वाद्य भी बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये इसमें चमड़े से किसी चीज को कवर किया जाता है, वो चमड़े की टेंशन और अंदर जो एयर का कॉलम क्रिएट होता है, उस वजह से चमड़े को जब वाइब्रेट किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंधु संस्कृति से रिलेटेड जो अवनद्ध वाद्य अब तक जो पॉसिबिलिटीज हमको समझ में आई हैं, उसमें पहला ऑप्शन आपके सामने है, ये काइंड ऑफ ओवरसाइज्ड ढोल। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में जिन दो लोगों को ये बजाते हुए दिखाया गया है, इट इज क्वाइट बिग इन साइज और इट हैज और मेलो साउंड है इसका, शार्पर साउंड। पंजाबी ढोल की तरह नहीं बजता ये। इसको बजाने के जो तरीके हैं अभी वो एग्जैक्टली उस समय किस प्रिसाइसली किस तरीके से बजाया जाता होगा वो तो पता लगाना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन उसकी शेप और उसको जिस तरह से पकड़ा जाता है, यही हमारे ही सिंधु संस्कृति की साइट्स में से इस इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्ट फोटो उत्कीर्ण किया हुआ सील के ऊपर बना हुआ मिला। छोटा बिल्कुल इतना सा फोटो मिला था इसका, बहुत छोटा सा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि वो उस फोटो में एक आदमी बजाते हुए ही फोटो था। वो बहुत वेल नोन सील है, इंडस सील्स में आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिलेगी। तो उसमें इसी तरह से उसको बजाते हुए दिखाया गया है, गले में टांग के। और ये बहुत लॉजिकल लगता भी है क्योंकि नृत्य और वादन गायन साथ में होता था, तो इट इज हाईली लाइकली कि म्यूजिशियन उसको खड़े होकर बजाता होगा। और बैठ के वैसे भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाना पॉसिबल नहीं है, हमने वो भी ट्राई करके देखा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि उसको बैठ के बजाया जाए। और ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेशन इट। एक वुडन बैरल है ऐसा लंबा, और उसको दोनों तरफ चमड़ा मड़ा है और सिंपल उसका खिंचाव के लिए डोरियां लगी हुई है। वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन। जो सबसे कमाल की बात है कि ये साज हिंदुस्तान के हर कोने में आज भी किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, नो एक्सेप्शन एट ऑल। हर राज्य में मिलेगा, थोड़ा शेप का फर्क, थोड़ा साइज का फर्क, थोड़ा बजाने का फर्क, अपने अपने फोक म्यूजिक और अपने अपने इलाके के म्यूजिक के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ साउंड, लेकिन फंडामेंटली एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रूमेंट। ये हमारी ही संस्कृति की सब कमाल की ये खासियत है। एक ही संस्कृति ऐसी पूरी दुनिया में हुई है, इंडियन सिविलाइजेशन, जो आज तक कंटिन्यूअस है। बाकी की जितनी भी बहुत ग्रेट सिविलाइजेशंस जो हुई, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मेसोपोटामिया और चाइना बाद में जो हुई, आज के जमाने का जो इजिप्ट है वो इजिप्ट नहीं है जो उस जमाने का था, वो सिविलाइजेशन दूसरी थी। मेसोपोटामिया में भी वो जमाने की जो सिविलाइजेशन थी वो दूसरे लोग थे, उनका रहन सहन, उनका धर्म, उनका सब कुछ दूसरा था। आज मेसोपोटामिया जहां था वहां आज इराक, कुवैत, ईरान ये कंट्रीज हैं। ईरान कम पार्ट है, कुवैत, इराक ज्यादा है। आज का जो कल्चर है ईरान इराक का वो बिल्कुल दूसरा है, रिलीजन बिल्कुल दूसरा है, वो टाइम पे बिल्कुल दूसरा था। लेकिन एक हिंदुस्तान ही ऐसी जगह है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहां पे हुई और आज तक उस सिविलाइजेशन के चिन्ह जिंदा मिलते हैं। आर्कियोलॉजी में मिलते हैं वो दूसरी बात है, जमीन में दबे हुए मिल गए वो सब दूसरी बात है, जिंदा रोजमर्रा में यूज होते हुए उनके सिंबल्स पाए जाते हैं। ये बहुत बहुत कमाल की बात है। ये सिविलाइजेशन की सक्सेस को दिखाता है कि हाउ सक्सेसफुल आवर सिविलाइजेशन हैज बीन टिल टुडे। केवल ये इंस्ट्रूमेंट्स ने उस बात को और आगे बढ़ाया। मैंने जब काम शुरू किया था मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी कल्चरल कंटिन्यूटी मिलेगी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ये 10 जो साज बनाए, 10 में से एक या दो छोड़कर बाकी सारे आज तक जिंदा हैं किसी न किसी फॉर्म में, इनफैक्ट बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स में। और रिसर्च कम्युनिटीज में, लिंग्विस्ट और आर्कियोलॉजी में भी, एंथ्रोपोलॉजी में ये बात कही जाती है कि अगर किसी चीज के बहुत सारे वेरिएशन कंटिन्यूशन में पाए जाते रहे हों तो वो उस संस्कृति की जो कंटिन्यूटी को क्लियरली दिखाएगा। और उस इंस्ट्रूमेंट के ओरिजिन उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है, इसको भी ये दिखाता है। इसीलिए उसकी इतनी एक्सेप्टेंस होती है सब जगह पे, इसीलिए ये साज सब जगह आज भी पूरे हिंदुस्तान में बजाया जाता है। आप अगर देखेंगे कि बाहर की कंट्रीज में ड्रम कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स में ये वाला टाइप का ढोल ज्यादातर नहीं मिलता है। कुछ अफ्रीकन पार्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देशों में ड्रम्स इस तरह से नहीं पाए जाते। आज जो वेस्टर्न ड्रम्स हैं वो बिल्कुल दूसरी तरह के हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब भी वो जिंदा है और ये कमाल की बात है। ये और हमारी ये जिम्मेदारी है हम लोगों की
आज के जनरेशन के म्यूजिशियंस की, मेरी, आपकी, सबकी, कि इसको हम बचाए रखें, किसी भी तरह से इसको जिंदा रखें। और जो आज तक जिस तरह से हम हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति को, इस कल्चर को जिंदा रखा, चाहे पॉलिटिकली कुछ भी होता रहा देश में, चाहे कितने ही दूसरे बाहर से आक्रमण होते रहे, हमेशा से होते रहे हिंदुस्तान के ऊपर, आप सब जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी तरह से हमारे कल्चर को जिंदा रखा। ये बहुत ही कमाल की बात है। और ये ढोल इसका बहुत सुपर डुपर एग्जाम्पल है। मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था जो मैंने, इंडस वैली का जो सबसे पहले जिस पे मैंने काम किया था। मोर और लेस इसके बारे में काफी पहले से जानकारी भी थी, वो क्योंकि वो सील पे ये उसका प्रॉपर डिपिक्शन उन लोगों ने बना के छोड़ा था। जब इस पे काम किया तो सबसे पहली चीज यही दिमाग में आई थी कि अरे ये तो रोज होती है, तो हम देखते हैं ना हम सब तरफ। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी, जब मैं एक प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ कहीं पे, या तो उन्होंने, कई लोगों ने ऐसा पूछा कि ये तो आज के ढोल जैसा ही है, तो ये इसमें बड़ी बात क्या हो गई, आपने इसको ढूंढ के निकाला। तो मेरा जवाब उनको यही होता है कि बड़ी बात यही है कि उस समय से ये आज तक जिंदा बच गया, यही सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात, 5000 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जो ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स अब तक मिले हैं सिंधु संस्कृति के हमारे रिसर्च में, ये सबके साथ लागू होती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने पेश करता हूं, सब जानते हैं इसको, डफ। अगेन हिंदुस्तान के हर स्टेट में बजाया जाता है। हाथ से बजाते हैं, स्टिक से बजाते हैं, सब तरह से, एक हाथ और एक स्टिक से भी बजाते हैं। इजीएस्ट टू मेक इंस्ट्रूमेंट है ये। आर्कियोलॉजिकली हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में, पूरे टाइम में ये इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्टेंस में पाया जाता रहा है हमेशा। अलग अलग टाइम के मूर्तियों में इसका डिपिक्शन मिलता है। किसी में इसके साथ में वो टम्बुराइन की तरह के घुंघरू या जिंगल्स भी लगे हुए पाए जाते हैं। अगेन फिर से ये भी वही बताता है जो पिछला ढोल बता रहा था कि हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। कंस्ट्रक्शन वाइज सबसे सिंपल ड्रम इंस्ट्रूमेंट है ये, इसको बनाना सबसे आसान है। बहुत थोड़े से सामान के साथ आप भी घर पे बना सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट बनाना। कोई ट्यूनिंग का झंझट नहीं है, सुर का कोई लफड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत आपको एक लकड़ी का घेरा चाहिए, एक चमड़े का टुकड़ा चाहिए बस, और चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ कोई तरीका चाहिए। इसको ट्यून करने के लिए थोड़ा सा गर्म कर दो, वो सुर चढ़ जाता है उसका। थोड़ा गीला कपड़ा टच कर दो, सुर उतर जाता है इसका। इजी, बहुत आसान है। एक इस ड्रम की एग्जिस्टेंस के बारे में समझ में आया है। ये हमारे महाराष्ट्र में छोटा नगाड़ा, ये जो ताशा बजाते हैं, ताशे का ही छोटा फॉर्म नजर आता है बिल्कुल। इसको बजाने का तरीका, इसको होल्ड करने का तरीका भी वैसा ही है। ताशा भी इसी तरह से ही कमर पे हम लोग ढोल ताशा हर गणपति पे देखते ही हैं। और ये साज भी हिंदुस्तान के सभी जगहों पर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता रहा है। सब लोगों को पता भी होगा। अलग अलग स्टेट्स में, राजस्थान में जो नगाड़ा बजाते हैं, वो एक बड़ा, इसी तरह का एक बड़ा ड्रम होता है, एक ऐसा छोटा ड्रम होता है। और नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, साउथ में भी इसके वेरिएशन मिलते हैं, और एडवांस वेरिएशन भी साउथ में इसके पाए जाते हैं। अगेन सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसकी जो बनावट है, और सिंधु संस्कृति के टाइम पे ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि शायद ये इसका जो पॉट है ये मिट्टी का भी होता होगा बनाया हुआ। मिट्टी का पॉट यूज करके भी ये इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, वो हमने देखा है। लकड़ी तो है ही, लेकिन मिट्टी के सबूत भी, राखी गढ़ी नाम की जगह पर मैंने सुने हैं कुछ, जो अभी तक उनका पर्सनल इंस्पेक्शन मैंने किया नहीं है, काम बाकी है रिसर्च का। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज है, लकड़ी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी एक और है, मेटल का भी हो सकता है। तीनों में इसकी साउंड की थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, हमने चेक भी किया था। ये लकड़ी के वेरिएशन को दिखाता है, लेकिन मेटल में भी बहुत इफेक्टिव है ये। लाउडर साउंड मिलता है जब इसको, ये कटोरा नीचे का अगर मेटल का बना दे। अगेन वही बात है, मेटल के वैसे कटोरे हमेशा से हमारे यहाँ इस्तेमाल होते ही आए हैं, सिंधु सभ्यता में भी मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं वैसे। हालांकि उनका एग्जैक्ट ये इंस्ट्रूमेंट बनाने में कितना इस्तेमाल हुआ है, ये स्टडी का पार्ट बाकी है अभी तक। अगेन बहुत कॉमन, हर मंदिर में मिलेगा ये आपको। मंदिर में ये सब जगह बजाया जाता है, आज तक यूज होता है। और हमारे रिसर्च ने ये बताया कि हिंदू संस्कृति में भी इसका या तो धार्मिक रूप से, या तो म्यूजिकल, जनरल म्यूजिकल फॉर्म में भी इस्तेमाल होता रहा होगा। नाट्यशास्त्र में उल्लेख मिलता है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का, कि जो म्यूजिकल थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज में इसका इस्तेमाल नाट्यशास्त्र में दिखाया गया है, कि
कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस जहाँ पे सडन शॉक दिखाना है। आप सब जानते हो कि नाट्यशास्त्र थिएटर की टेक्स्ट बुक है, नाट्य वेद भी कहलाता है, और उसमें थिएटर परफॉर्मेंसेस और थिएटर का म्यूजिक दोनों के बारे में बहुत डिटेल्ड वर्णन मिलता है नाट्यशास्त्र के अंदर। भरत मुनि का लिखा हुआ ग्रंथ है, तकरीबन 200 सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच में सम टाइम इन दैट टाइम नाट्यशास्त्र लिखा गया था, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना पुराना तो वो है ही, तो 2000 साल पुरानी बात है वो। उसमें इस इंस्ट्रूमेंट को मेंशन है, दत्तिलम करके एक दूसरा ग्रंथ है, उसमें इसका मेंशनिंग है दत्तिलम में, और उसमें इनको इस इंस्ट्रूमेंट को दुरदुरा कहा गया है। दुरदुरा नाम से मुझे पहले दुमदुबी जैसा कुछ लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसके बारे में, कि इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट, फूक से बजने वाला कुछ होगा। लेकिन जब आगे स्टडी किया तो पता चला नहीं, दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट विंड, दे वर टॉकिंग अबाउट अ बेल लाइक इंस्ट्रूमेंट। लाइन आती है उसमें, दुरदुरा महाघंटाकार, ये नाट्यशास्त्र में लाइन मिलती है, दुरदुरा महाघंटाकार। सो इट इज, जो मैंने साइज यूज किया, शायद नाट्यशास्त्र जिस की बात कर रहा है वो इससे भी बड़ा रहा होगा, और मस्ट बी यूज फॉर सर्टेन ड्रामेटिक सिचुएशंस इन थिएटर परफॉर्मेंसेस। कुछ हो गया, बहुत बड़ी बात कुछ हो गया, ढा साउंड फिल्मों में सुनते हैं सब, अभी तक हम लोग यूज कर, दैट सेंसिबिलिटी इज स्टिल देयर, वी स्टिल हैव दैट, वो संस्कार अभी भी जिंदा है हमारे अंदर, सम वे और द अदर। अभी हम लोग वो ऑडियो वापस सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसी तरह से एक्सेंट्स में इसको इस्तेमाल किया है मैंने। फिर से बहुत बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट मंजीरा जो इस्तेमाल होता है, एक्सट्रीमली सिंपल कंस्ट्रक्शन बट वेरी वेरी यूजफुल इन रिदमिक सेंस। आपने अगर कोई भी जागरण, छोटा मंदिर में एक ढोलक दो मंजीरे वाले बैठ जाते हैं तो बहुत फुल रिदमिक सेक्शन क्रिएट होता है इसकी वजह से। एक कोई ढोल या ढोलक या कोई भी डफ ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लीजिए, साथ में मंजीरा बजा दीजिए, वो उस रिदम का पूरा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ये क्रिएट करता है ये, क्योंकि ये पूरी रिदम बजाता है। आपने मंजीरा बजते हुए सुना ही होगा, तो रिदम का पूरा पैटर्न बजता है उसके ऊपर। सो इट इज वेरी सिंपल बट वेरी वेरी यूजफुल म्यूजिकली। पूरे इंडिया में यूज होता है, साउथ में ताल बोला जाता है इसे। क्लासिकल परफॉर्मेंस, साउथ इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंसेज अगर आपने देखी होगी तो उसमें फंडामेंटल ताल की जो काउंटिंग है उसको होल्ड करने के लिए जो हम या ताली और खाली करते हैं वो उससे करते हैं, और मोर और लेस ऐसा ही रहा होगा, जैसा आज है वैसा ही उस समय भी रहा होगा। कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज वेरी इजी टू मेक, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, एक और कमाल की बात मैं बीच में बोलता हूँ जो मैंने मेंशन नहीं की, कि ये मंजीरा और ये जो परकशन है, जो साइड के परकशन इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ये इन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज विमेन वर प्लेइंग दीज इंस्ट्रूमेंट, ये औरतें बजाया करती थी, ऐसा समझ में आ रहा है कि सो दैट ऑल्सो गिव्स एन इंप्रेशन कि द म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज वर ऑल इंक्लूसिव काइंड ऑफ थिंग्स, कि आदमी औरत सब लोग मिलके परफॉर्म करते थे, उसमें कोई जेंडर का भेदभाव नहीं था। अगर बड़ा ढोल आदमी बजा रहा है तो साथ में मंजीरा और दूसरे जो ये छोटे जो साइड के परकशन होते हैं, ये विमेन यूज टू प्ले। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, सेम होल्ड्स ट्रू फॉर दिस वन। और मैंने अपने गाने में भी लेडीज को ही बजाते हुए दिखाया, आपने शायद गौर भी किया होगा। एक मेटल की रॉड है, उसके ऊपर मेटल का ये रिंग है, जिसमें मेटल की ये पतली प्लेट्स हैं डली हुई, बहुत आसान है बनाने के लिए, वेरी इजी टू मेक है। और उस जमाने में कॉपर या तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता था। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्राइबल फॉर्म्स में आज भी बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगे, खासतौर पर झारखंड और उस छत्तीसगढ़ झारखंड के जो ट्राइब्स हैं, विच आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, सबसे पुराने ट्राइब्स हैं गोंडवाना एरिया के, वो लोग इसका आज भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंगली उनकी जो लैंग्वेज है वो भी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जीवित लैंग्वेजेस में से एक है। असम और उस तरफ के ट्राइब्स में भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा है। तो कंटिन्यूटी भी है इसकी, और अगेन सिंपल कंस्ट्रक्शन है, और सिंधु संस्कृति के टाइम पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी से इसको आराम से बनाया जा सकता है, कोई नॉट डिफिकल्ट। फिर से बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, सिंपल स्टिक्स, वुडन लकड़ी के स्टिक्स बनाने की भी एक्चुअली इसका कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, दो लकड़ी किधर से भी मिल जाए काम हो जाता है। तो लेकिन यूजुअली शायद कुछ लोग मिलके ये बजाते होंगे, ऐसा लगता है कि इन अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस 4 लोग मिलके उसको बजा रहे हैं, क्योंकि एक स्टिक, केवल एक ही आदमी केवल दो स्टिक लेके ऐसे बजाएगा तो इतनी लाउड साउंड क्रिएट नहीं होता है।
एक आदमी बजाएगा तो इट वोंट बी ऑडिबल, उसका यूटिलाइजेशन कुछ खास होगा नहीं। जब दूसरी चीजें भी बज रही हैं और गाया साथ में गा भी रहे हैं, और गाने भी कोरस में गाना होता था। सोलो सिंगिंग भी होती ही होगी, लेकिन कोरस सिंगिंग तो कन्फर्मली होती थी। तो कोरस सिंगिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो एक स्टिक के साउंड से काम नहीं होने वाला है, तो मल्टीपल स्टिक्स की जरूरत है। तो डेफिनेटली उस परफॉर्मेंस के पार्ट वाले कुछ लोग जो शायद या तो डांस करते होंगे, या तो साथ में खड़े रहते होंगे, या सिंगर्स होंगे साथ में हाथ में स्टिक्स रखते होंगे। वॉट एवर दैट, वी कैन नॉट बी सो मच श्योर अबाउट प्रिसाइज थिंग्स, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका इस्तेमाल होता होगा, ये बात बहुत नजर आती है। म्यूजिक और म्यूजिकल स्केल्स के बारे में हमने एक्चुअली बात पहले कर ली, मैंने ये पॉइंट यहाँ बाद में लिखा है इसमें। लेकिन हमने बात की है कि स्केल्स, सामवेद और हम लोग बात कर रहे थे कि नोटेशन सिस्टम पे भी 2 लाइन की बात जरूर मैं करना चाहूंगा कि हालांकि अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी हमारे पास में नहीं है, लेकिन ऐसे उस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जरूर दिख रहा है कि शायद किसी तरह का, ना सिंपलिस्टिक और कॉम्प्लिकेटेड वी कैन नॉट से इन एनी वे, लेकिन किसी तरह का शायद नोटेशन राइटिंग सिस्टम कुछ टाइप का एग्जिस्टेंस में हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ प्रमाण नजर आ रहे हैं। उस डायरेक्शन में बहुत डिटेल में काम करने की जरूरत है, तभी उस बारे में कुछ भी क्लियरली कहा जा सकेगा। और उसके लिए उनकी सिंधु राइटिंग जो है और जो लैंग्वेज है, वो उसका डिसाइफर होना बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि म्यूजिक राइटिंग की क्या सिचुएशन थी। लेकिन कुछ सबूत इसके जरूर मिले हैं, और मैंने एक्सपर्ट्स के सामने वो उनको रखा है, और उनकी राय भी इस बारे में मैंने जाननी चाहिए कि मुझे ये तरह के मिल रहे हैं। और तो पॉजिटिव फीडबैक मुझे एक्सपर्ट्स से मिला है इस बारे में कि ये हो सकता है कि ऐसा कुछ सील्स पर मुझे ऐसे निशान मिले हैं, पर उस बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में बात करना ठीक नहीं होगा। आखिरी पॉइंट पे मैं बात करता हूँ फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट की। हम लोग वैसे तो आप अब तक समझ चुके होंगे किस तरफ ये प्रोजेक्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो हम जो काम हम लोग करने वाले हैं वो यही है कि जो 40 इंस्ट्रूमेंट अब तक जिनके क्लियर प्रूफ हमारे पास आ चुके हैं, उनको फिर से बनाया जाए, और उनका म्यूजिक क्या हो सकता है वो पता किया जाए। वो पहली प्रायोरिटी पे है, और किस तरह से उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम इंटरेस्टिंग कंटेंट उनको इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकें। इंटरेस्टिंग म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के, प्योर फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में, फ्यूजन फॉर्म में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो संगीत और ये इंस्ट्रूमेंट पहुंच सकें और लोगों में इंटरेस्ट जनरेट हो। आप सब लोग म्यूजिक के टीचर्स हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि आप स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। और प्रोजेक्ट के साथ आप लोग जो भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट है songsofmystery.org, songsofmystery.org, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं songsofmystery@gmail.com पे। फेसबुक और ट्विटर पे शैल व्यास और सॉन्ग्स ऑफ मिस्ट्री के पेजेस हैं, आप डेफिनेटली फेसबुक ट्विटर पेज ज्वाइन कीजिए। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं हम लोग पोस्ट करते हैं, नया कंटेंट कोई बनेगा तो हम उस पर पोस्ट करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि यंग जनरेशन में इस को लेके बहुत उत्साह नज़र आया। जिस तरह से हमने वीडियो बनाया और प्रेजेंट किया, इट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। लाखों लाखों लोगों ने इसको इंटरनेट पे देखा है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है इस तरह के कंटेंट के लिए। अगर ये फिल्म सॉन्ग होता और उसको लाखों लोग देखते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन संस्कृति और कल्चर से और हमारे इतनी पुराने इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ में यंग जनरेशन का इंटरेस्ट आना बहुत कमाल की बात है। और जब जहाँ भी मैंने बात की है, लेक्चर्स किए हैं, मैंने फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स के साथ भी मुझे बात करने का मौका मिला इस बारे में, और मैंने बहुत इंटरेस्ट उन लोगों का देखा इसमें। इसके अलावा हम लोग सॉन्ग्स ऑफ मिस्ट्री इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। हम लोग क्योंकि ये सारा, इसके लिए हम लोग लेटर ऑन एजुकेशनल मटेरियल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुकलेट्स, ब्रोशर्स और इस तरह की चीज़ें हम बना सकें, और अगर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें, और बच्चों को ध्यान में रख के कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जानकारी इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों कलरफुल पिक्चर्स के साथ इस तरह से पहुंच पाए।
हमारे और दूसरे एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में अभी रिसेंटली हम लोग चालू कर रहे हैं म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड टेक्नोलॉजीज और साउंड इंजीनियरिंग के बारे में भी हम लोग कोर्सेज मुंबई में शुरू कर रहे हैं। टेक्नोलॉजीज की तरफ इसलिए क्योंकि ये रिसर्च बहुत ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। मैंने उस अभी जिक्र इस चर्चा में अभी आज किया नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स को मॉडल करने के लिए, एक्यूरेटली समझने के लिए बहुत ही हाई लेवल टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ताकि कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साउंडिंग मॉडल्स, कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स एक तो डिज़ाइन के लिए बनाते हैं, कैड कैम आपने देखा होगा, शायद जानते होंगे कि 3D मॉडल बनाते हैं डिज़ाइन के लिए। हमने उसके साउंड मॉडल क्रिएट किए, ऐसी एल्गोरिदम्स क्रिएट की जो इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर साउंड को जनरेट रियल टाइम में करके सुनाता है, कि पता चले कि क्या टाइप का साउंड वो इंस्ट्रूमेंट का हो सकता था फिजिकली इंस्ट्रूमेंट बनाने से पहले। और उन्हीं टेक्नोलॉजीज और उन सब को मिला के हमने क्योंकि रिसर्च के लिए डेवलप हुई थी टेक्नोलॉजीज, लेकिन उनको सभी लोगों तक पहुंचाना मुझे लगता है कि सही होगा। और जो भी फीस चार्ज की जाएगी वो रिसर्च को, प्योरली रिसर्च को डोनेट होगी, उसका दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ रिसर्च के साथ जुड़िए, आपको कॉन्स्टेंटली नई जानकारी मिलती रहेगी फेसबुक से और ट्विटर के साथ में। चलिए अब आपकी बारी बोलने की। 2 क्वेश्चन थे मेरे। इस रिसर्च में आपको ज़्यादा सहयोग कौन से बुक ने दिया, या अपने सहयोग का संदर्भ किससे लिया जी? और दूसरा, इस रिसर्च का आपने किधर सबमिशन किया है, या कोई उसका कोई प्रूव हुआ है, कोई ये सब आपने जो किया है? जी जी, बहुत बिल्कुल अच्छे सवाल पूछे आपने। संदर्भ तो बहुत जगह से लेना पड़ा। असल में संगीत को ढूंढना तो ऐसा होता है कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी, भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, ये वैसी बात है। तो संदर्भ तो संगीत से रिलेटेड जो किताबें प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए, मैंने जिक्र भी बीच में अभी चर्चा में किया था, नाट्यशास्त्र, दत्तिलम, नारदीय शिक्षा, और भी बहुत सारी चीजें। धार्मिक ग्रंथों में भी दूसरे रीजन की वजह से म्यूजिक का जिक्र आता है कभी कभी, आपने कि देवता प्रकट हुए और दुमदुमी बजने लगी, ढोल नगाड़े से स्वागत हुआ, सब चीज ऐसा, ये तरह के डिस्क्रिप्शन रामायण में, महाभारत में, और भी तमाम जो म्यूजिक के बारे में लिखी गई किताब नहीं है, कुछ और है, लेकिन म्यूजिक कभी कभी ऐसा मेंशन आ जाता है। लेकिन उससे क्लू मिलते हैं कि वो जमाने में जब राइटर ने लिखा है तो इसका मतलब कुछ तो एक्चुअली कुछ देख के लिखता है ना राइटर किताब के अंदर, तो वो भी संदर्भ लिए गए हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजी फाउंडेशन है इस प्रोजेक्ट का, जो क्योंकि आर्कियोलॉजी से अनडिस्प्यूटेड प्रूफ मिलते हैं, वो फिजिकल प्रूफ होते हैं, सामने होता है, देखने के लिए चीज होती है। इंस्ट्रूमेंट का पार्ट मिला या आर्कियोलॉजिकली कोई आर्ट वर्क मिला, उसके अंदर उसका डिपिक्शन है, चित्र है उसका, उसको उस पे उकेरा गया है, उत्कीर्ण किया, कुछ भी किया है, तो वो अनडिस्प्यूटेड होता है वो, मोर और लेस, क्योंकि फिजिकल है, सामने है प्रूफ देखने के लिए वो। तो आर्कियोलॉजी इसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है। उसके बाद आगे की डिटेलिंग के लिए बुक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्योंकि सिंधु संस्कृति में आर्कियोलॉजी के अलावा कोई रेफरेंस अवेलेबल है ही नहीं। बुक होने का तो होने का कोई क्वेश्चन ही, हम लैंग्वेज ही नहीं समझते हैं, बुक मिल भी जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते उसका। नॉट दैट कि बुक मिली है कोई, सिंधु जमाने की लिखी हुई कोई किताब उस जमाने की जो राइटिंग्स मिलती हैं वो तो 10 लेटर की होती है, 15 लेटर की भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 4 लेटर की होती है, 6 लेटर की होती है, जो सील पे, इतनी सी सील के ऊपर बनी हुई होती है वो तो उसमें आर्कियोलॉजी ही एकमात्र सहारा है। लेकिन उसके सब्सिक्वेंट जो नियर अबाउट टाइम्स हैं, जैसे कि ऋग्वेद मैंने जिक्र किया या सामवेद मैंने जिक्र किया, दोनों म्यूजिक उनमें क्लियरली मेंशन्ड है, ऋग्वेद में भी सामवेद में भी, और वो सिंधु सभ्यता के टाइम के बिल्कुल सबसे नजदीक जाता है। वो सबसे कुछ 100 साल का ही डिफरेंस है, हालांकि उस डेट के ऊपर बहुत मतांतर है, वो ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन है उसी टाइम के आसपास का। तो ये तो हुई संदर्भ की बात। दूसरी बात आपने पूछी कि इसका कहाँ पे सबमिट किया गया है। पेपर पब्लिकेशंस का काम हमारा चालू है अभी। पहले इसका जो फॉर्मेट था वो इस तरह का था, रिसर्च जब ये चल रहा था, कि पहले प्रैक्टिकल काम किया जाएगा और उसके बाद में थियोरेटिकल पेपर्स पब्लिश होंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी प्रैक्टिकल काम से सामने आ रही है। और ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि प्रैक्टिकल पहले करना पड़ेगा, थियरी उसमें से निकलेगी। आप म्यूजिक
दिस इज हाउ म्यूजिक वर्क्स, कि पहले प्रैक्टिकल हुआ है हमेशा ही, थियरी बाद में आई है। पहले ट्यून बनी है, बाद में क्लासिकल म्यूजिक में वो इन्वॉल्व हुई है। पहले किसी लोक गीत की ट्यून है, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, बाद में वो मांड राग की तरह एक्सेप्ट हुआ। तो ये दिस इज हाउ म्यूजिक वर्क्स। तो हमने नेचुरल जो मेथड है म्यूजिक का, उसी को इस्तेमाल किया कि पहले प्रैक्टिकली देखा जाए, पहले इंस्ट्रूमेंट बनाओ, एटलीस्ट प्रोटोटाइप ही बने, चाहे वो फुल्ली फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट है चाहे नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो थियोरिटिकली कितना भी लॉजिकल घुमा फिरा के देख लो, वो जवाब नहीं पता चलने वाले हैं जब तक वो करके नहीं देखेंगे। तो इसके लिए पहले करके देखना जरूरी था, और पेपर्स को रोका गया इसी वजह से कि पेपर पहले पब्लिश, हालांकि थियोरिटिकली जो इंस्ट्रूमेंट की जानकारी थी वो पहले निकाली गई, फिर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, लेकिन पेपर्स को रोक दिया गया इसीलिए कि पहले इंस्ट्रूमेंट बना के उसको ढंग से देखा जाए। तो पेपर विल बिकम रिचर, पेपर में डालने के लिए हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी जो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो साइंटिफिक डिवाइस है ना, वो तो फिजिकल डिवाइस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी अपनी फिजिक्स है, तो वो सब स्टडी करना बहुत जरूरी था। फिर भी ऑथेंटिफिकेशन बहुत जरूरी चीज होती है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जाने माने विद्वानों ने रिसर्च के काम को चेक किया है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शामिल है, डेक्कन कॉलेज शामिल है पुणे का, और इन सब लोगों ने थोरोली काम को चेक किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इवन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है बहुत ही इंटरेस्ट लेके इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी उसकी काफी एस्टैब्लिश्ड है। आपने जो कहा कि आर्कियोलॉजी, तो मुझे सिर्फ पूछना था कि आप सिंधु संस्कृति के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो वो जो इजिप्शियन के बारे में पहले आपने बात की, तो मुझे ऐसा कहना था कि भगवान वगैरह वो तो और पीछे की बात है, लेकिन जैसे आदमी तैयार हुआ, जानवर से आदमी बन रहा था, तो एप्स हुआ, फिर निएंडरथल हुआ, होमो इरेक्टस हुआ, होमो सैपियन हुआ, जो भी है, निएंडरथल्स हुए, तो इसमें उनकी जो पहला आदमी बनने की प्रक्रिया चालू हुई वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुई जी। तो आज भी वहां पर ट्राइब्स हैं, ट्राइबल जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ऐसा क्वेश्चन है कि आप वहां पर जाके वहां पर कुछ रिसर्च किया है क्या? बिल्कुल किया है, मैंने बीच में जिक्र भी किया था कि दुनिया की तमाम इंडिया ही नहीं, बाकी इनफैक्ट इंडिया से बाहर ज्यादा जानकारी मिली है, क्योंकि ओरिजिन जैसा आपने, एक तो अफ्रीका को तो स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी ह्यूमन ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी चीज समझनी है तो अफ्रीका को पढ़ना डेफिनेटली नेसेसरी है। और भी ये जो और उसके आसपास की जो दूसरी जगहें हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, इजिप्ट का भी किया, इजिप्ट तो अफ्रीका ही हो गया, और मेसोपोटामिया एकदम उसके बाजू में है, एशिया का बिल्कुल आखिरी छोर है वो तो आपने बिल्कुल सही बोला है। और अफ्रीकन में आगे जब इसमें जो नई रिलीजेस होंगी उसमें आपको पता भी चलेगा कि देयर आर सिमिलरिटीज विच वी हैव फाउंड बिटवीन सम ऑफ द इंडियन इंस्ट्रूमेंट एंड अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स, सम ऑफ देम। इंडिया कल्चरली इट्स अ कल्चरल वंडर, ऐसा जब इंडिया का कल्चर समझने की कोशिश करते हैं तो इट इज अ वेरी कई इतने आश्चर्य दिखाता है ना, ये अलग ही जगह है ये हमारी। और जिस तरह से कल्चर जितने रिच फॉर्म में डेवलप हुआ यहाँ पे, वैसा कहीं देखने में नहीं आता। लेकिन अफ्रीका में बहुत बेसिक फॉर्म के हार्प पाए गए, हमारे हिंदुस्तान में बाद में बहुत एडवांस हार्प्स पाए गए, जो अभी इसमें नहीं दिखाए, मैं बाद में हमारे रिसर्च का ही पार्ट है वो इंडियन हार्प्स के बारे में। लेकिन अफ्रीका में बहुत ही बेसिक फॉर्म वाले हार्प्स और लायर्स मिले हैं। ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स के अवनद में काफी सारी सिमिलरिटीज भी मिली है। एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी हमको मिली थी, जो जैम्बे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है अफ्रीकन, और जैम्बे की तरीके का आज हमारे हिंदुस्तान की म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में और कुछ पर्टिकुलर एरियाज में वैसा वेरी सिमिलर जैम्बे की तरह का इंस्ट्रूमेंट पाया गया। अब उसका कनेक्शन कैसे है, अभी तक मेरी रिसर्च सिंधु संस्कृति के एरिया में थी, और वो जो जैम्बे जैसा इंस्ट्रूमेंट मिला है वो सिंधु के टाइम का नहीं मिला है, वो उसके बाद के टाइम का है।
सर नंदी वीणा आपने जो नाम दिया है जी। instrument को, इसका नाम जैसे नंदी वीणा कैसे पड़ा, क्योंकि वीणा तो बहुत अलग जनरेशन हो गई। ये थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। वीणा शब्द जो है हिस्टोरिकली वीणा इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज स्ट्रिंग्स। तो वीणा जो है वो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट का कलेक्टिव वर्ड है हमारे हिंदुस्तान में। ये वीणा, अब जो वीणा इंस्ट्रूमेंट आज जो वीणा हो गया वो डांड वाले इंस्ट्रूमेंट जो ल्यूट फैमिली में आ जाते हैं। अब सिर्फ ल्यूट्स को वीणा आजकल हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो नाट्यशास्त्र के टाइम और भी उसके बाद के टाइम तक भी वीणा जेनेरिक वर्ड है। वीणा वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें तार है। अब चाहे वो एकतारा हो, चाहे वो ये कोई लायर हो, या कोई हार्प हो, या कोई वीणा जैसा आप जो बोल रहे हैं वैसा इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे सितार हो, कुछ भी तार होना चाहिए, बस वो वीणा है। ये आप कहना चाह रहे हैं जितने तंतु वाद्य उसे हम वीणा तंतु वाद्य, यस, तंतु वाद्य का पर्यायवाची था वीणा, ना कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वीणा। कहते हैं। इसका कुछ ऐसा फॉर्म है कि उस समय इसे वीणा ही बोलते थे, ऐसा कुछ परफेक्ट है कि ये? नहीं, परफेक्ट है बिल्कुल। इट इज वेल, मैंने नहीं निकाला ढूंढ के, वेल अंडरस्टूड मैटर है पहले से। मैंने नहीं ढूंढा इसको। हाँ, दंदी वीणा नाम पर्टिकुलरली वो हमने रखा है क्योंकि उसका नामकरण आपने किया है? जी बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे जब काम करते हैं ना तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब टीम के साथ काम कर रहे हैं या आर्कियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। और ये जो तरीका है नाम रखने का, ये इंडियन कल्चर के बेसिस पे रखा गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं और रखे जाते रहे हैं कि सरस्वती वीणा, तो वो वीणा जो सरस्वती माता बजाती है सरस्वती वीणा हो गई, या तो उसके वो शेप या उसका यूज और वीणा को जोड़ के नाम रखे जाते थे। वही मेथड हमने भी इस्तेमाल किया है। जी, थैंक यू।